पे आगे आते हैं। दर्पण सूत्र पे कितने सवाल बने हैं उन सवालों पे आएंगे। एक बात आप ये जान लो कि दर्पण सूत्र का जो निगमन है ना, जो डेरिवेशन है, वो बोर्ड में अभी नहीं पूछा गया है। दर्पण सूत्र आप जानते हो 1/v + 1/u = 1/f, और एक फार्मूला ये भी जानते हो f = r/2। दर्पण सूत्र ये नहीं है, दर्पण सूत्र ये है, और यहाँ ये सभी मान चिन्ह सहित रखने हैं। चिन्ह सहित रखने हैं। चिन्ह कैसे देखना है? चिन्ह परिपाटी से देखना है। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे। इसका निगमन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके सवाल नहीं पूछे गए हैं। आ जाओ, इससे कुछ चीजें हम पहले सीखेंगे। पहले डिटेल में बातें कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल 1-2 कर लेते हैं, काम खत्म। अब यहाँ पे चिन्ह सहित का मतलब क्या होगा? हम v का चिन्ह देखेंगे। v या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। बोलो, यही तो स्थितियां बनेंगी। उसके बाद हम u का चिन्ह देखेंगे। u का चिन्ह देखेंगे, या तो वो नेगेटिव होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? और फिर हम f का चिन्ह देखेंगे। अभी f लिख देंगे। तो अब यहां पे आप गलती क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूले में गलती एक ही चीज की आपकी होगी, और ये गलती होगी चिन्ह की। तो हम चिन्ह पे अच्छे से बात कर लेते हैं, आप नोट करना इन चीजों को। तो पहली बात हम करते हैं v के चिन्ह की बात। तो भाई चिन्ह या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो ये v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। मतलब यहां से प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पता चलेगी। u क्या है? वस्तु की दूरी। तो इस माइनस और प्लस से वस्तु की स्थिति और प्रकृति समझ में आएगी। तो ये प्रतिबिंब के बारे में यहां से हम कमेंट करेंगे। तो अगर माइनस आ गया तो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा। ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब पे कमेंट कर रहे हैं, प्रतिबिंब पे लिख रहे हैं हम लोग। आप लिख लेना अच्छे से नोट्स बना के प्रतिबिंब के बारे में, फिर लिखना वास्तविक होगा। अब याद करो आप, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। याद आया? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, सदैव पर्दे पर प्राप्त होता है, सदैव पर्दे पर प्राप्त होता है। क्लियर बात है? सदैव वस्तु की ओर, अरे यार हाँ सही तो लिख रहे हैं, प्रतिबिंब पे ही लिख रहे हैं ना, वस्तु की ओर होगा। क्योंकि अभी मैं जब सवाल पढ़ूंगा तो आप सवाल में लास्ट में देगा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ। तो प्रकृति और स्थिति में यही सारी चीजें लिखनी है आपको। समझ में आ रहा है? स्थिति और प्रकृति में, स्थिति में तो ये बताना है कहाँ स्थित है, कितनी दूरी पे। तो v का मान निकालोगे, परिमाण 20 आएगा तो बोल दोगे दर्पण से 20 पे दूरी पे, 20 दूरी पर है। अब इन सब चीजों को देख के आप बताओगे कि दर्पण के सामने है, दर्पण के पीछे है। अब उल्टा पर्दे पर प्राप्त वस्तु की ओर या फिर वस्तु दर्पण के सामने। याद करो, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो स्थितियां हमने लिखी थी वही सारी स्थितियां फिर से लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब v का मान हम निकालेंगे दर्पण के सूत्र से, वहां v का मान यदि माइनस आएगा तो हमको कमेंट करना पड़ेगा किसके बारे में? उसकी स्थिति और प्रकृति के बारे में। तो ये वस्तु की ओर बोलो या फिर दर्पण के सामने बोलो। वास्तविक और उल्टा होता है ये, और क्या छूट गया? अब प्रतिबिंब देखो, वास्तविक का याद है ना आपको, छोटा भी बनता है, बहुत छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बराबर बनता है। तो अलग अलग स्थितियां में हम देख लेंगे, इतना ज्यादा नहीं लिखते। क्लियर? अब पॉजिटिव के बारे में बात करो तो जब v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अभी इसको हम रे डायग्राम से भी बना देंगे, पहले ये लिख लो। तो जब v का मान पॉजिटिव होगा ना तो प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी। अभी इसको हम v के माइनस और प्लस को रे डायग्राम में बनाएंगे, दर्पण में वहां भी दिखाएंगे, पहले लिख लो। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। और आप जानते हो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, वस्तु की ओर नहीं होगा, वस्तु की विपरीत ओर होगा, वस्तु की विपरीत ओर होगा। दर्पण के सामने नहीं होगा, दर्पण के पीछे या अंदर होगा, दर्पण के पीछे या अंदर होगा। तो जब भी आप अभी दर्पण का फॉर्मूला लगा के v का वैल्यू निकालोगे और सवाल कहेगा कि भैया प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताओ, तो आप v का मान देखना। यदि 20 आएगा प्लस का तो आप कहोगे दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और प्लस आ गया मतलब
आभासी है मतलब दर्पण से 20 सेंटीमीटर पीछे है, सीधा है, आभासी है, वस्तु की विपरीत ओर है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितना लिख सको आप, सारी चीजें लिख सको तो सारी चीजें लिख दो। आपका सब्जेक्टिव लिखित पेपर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर ये माइनस का 20 आते, v का मान -20 आ जाए तो क्या बोलोगे? प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर सामने है। क्यों माइनस आया? मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सामने है, वस्तु की ओर है, पर्दे पर प्राप्त हो सकता है, किया जाता है। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अभी ये छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा ये आपको आवर्धन निकाल कर भी पता चल जाएगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? आ जाओ, पॉज करके लिख लो। लिख लिया? अब हम लोग यू पे कमेंट करेंगे। लिख लिया? अभी इसको किरण आ रहे भी, चलो अच्छा यहीं पे बता दें। नहीं, किरण आ रहे दोनों का साथ बताएंगे, यू और वी का। यू पे कमेंट करना है अपने को। अब यू या तो होगा नेगेटिव या तो होगा यू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो वस्तु, अब ध्यान रखना यहाँ पे हम वस्तु पे कमेंट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यू क्या है? वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पे जो वस्तु होगी वास्तविक होगी। सवाल में दे देगा वास्तविक शब्द उपयोग कर सकता है या फिर दर्पण के सामने वस्तु स्थित है। दर्पण के सामने स्थित वस्तु है, दो पद ज्यादातर यूज करता है। या कहेगा वास्तविक वस्तु है या दर्पण के सामने वस्तु है। क्लियर? अब यदि u का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो ये हो गई आभासी वस्तु। ये अपने सिलेबस में नहीं है, मुश्किल से इसका न्यूमेरिकल शायद ही मिले। क्लियर? लेकिन अगर वो आभासी वस्तु बोल रहा है, अगर वो बोल ही दे भैया वस्तु आभासी है, तो u का वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है? और ये दर्पण के सामने नहीं होगा, दर्पण के पीछे होगा। लिख लो यार, कितना लिखूं मैं, बोल दे रहा हूं, दर्पण के पीछे अंदर लिख लो। क्लियर? अब हम f पे भी चलो एक बार देख लेते हैं। f यदि नेगेटिव होगा, आप जानते हो अवतल, पॉजिटिव होगा तो उत्तल। कितनी बार चीजें लिखे हैं ये, अब तो आपको याद हो गई होंगी। क्लियर? चिन्ह परिपाटी पे आ जाए। चिन्ह परिपाटी से एक बार चलो u और v पे भी जल्दी से देख ही लेते हैं। सब कुछ पढ़ा है, इसको काहे छोड़े। अगर वस्तु यहाँ पे रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी है तो ये P है, तो इस P से वस्तु की दूरी, इसको u बोलते हैं। अगर मान लो प्रतिबिंब यहाँ I बना है तो इससे इसकी बीच की दूरी को v बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ इसको I1 बोल दें, इसको V1 बोल दें। अगर मान लो यहाँ कोई दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो इससे इसके बीच की दूरी को V2 बोल देंगे। अब थोड़ा सुनो, क्या सुनोगे? वस्तु की दूरी P से, वस्तु की दूरी उसको U से लिखते हैं। अब देखो दूरी नापने के लिए प्रकाश तो इसी तरफ चलेगा, तो इस दिशा में नापना पड़ेगा आपको, तो इसलिए U क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा और ये दर्पण के सामने है, वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक बोलो, नेगेटिव बोलो, दर्पण के सामने बोलो। प्रतिबिंब पे आ जाते हैं। अगर इस प्रतिबिंब की बात करें तो इसकी दूरी नापने के लिए इस दिशा में चलना पड़ेगा, प्रकाश की दिशा में, पॉजिटिव। मतलब इसका जो V1 है वो हो गया पॉजिटिव। V1 क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। V1 V2 मैंने दो बनाए थे इसलिए मान लिए थे, है ना? तो ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव याद करो, पॉजिटिव के लिए मैंने आभासी लिखा था, ये दर्पण के पीछे आभासी तो बनता है। इसके लिए याद करो ये दर्पण के सामने है, दूरी नापने के लिए इधर आना पड़ेगा। प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, आप इस दिशा में आ रहे हो माइनस, तो इसका जो V2 है वो हो जाएगा माइनस। याद करो माइनस के लिए मैंने क्या लिखा था? आभासी, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु की ओर उल्टा बनेगा, अवतल दर्पण। कर लो, सारी चीजें क्लियर आ गई? हो गई? इन सारी चीजों को अच्छे से लिख लेना जो जो बोला है हमने। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, है ना? क्योंकि सारी चीजें हमने बता दी। आप गलती कहाँ कर सकते हो? चिन्ह में। एक चीज नोट करके ये भी लिख लो कि भैया क्या भैया कि जिस इस दर्पण सूत्र में पहली बात लिखे आपने कि चिन्ह सहित रखना है मान तीनों के। दूसरी बात ये लिख लो कि जिसका मान नहीं पता होगा उसको ज्यों का त्यों रखेंगे। जिसका मान नहीं पता होगा या जो निकालना होगा, जिसका 2 स्थिति आपको मिलेगी, या तो उसका मान निकालना होगा या वो चीज नहीं पता होगी, है ना?
उसको इनडायरेक्टली कहीं दूसरी जगह देगा, जैसे आवर्धन से हो सकता है दे देता है, या फिर ठीक है, सवाल करेंगे क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपको मान उसका ना दे या निकालना हो तो आप उसको ज्यों का त्यों रखो। मान लो v का मान आपको नहीं दिया है या फिर v का मान निकालना है तो आप 1/v रख दो बस। अब इसके साथ प्लस माइनस मत छेड़ो। आप उसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक वो प्लस माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद आप कमेंट कर देना प्लस माइनस। अगर आपको u निकालना है और u के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है या निकालना है तो उसको ज्यों का त्यों रख दो, ऐसे है ना, इस प्लस को ज्यों का त्यों प्लस रहने दो। क्लियर? जो चिन्ह जो मान आपको दिए जाए उनको चिन्ह सहित रखो, यही गलती होती है। तो एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से। सवाल मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, तब तक आप इन चीजों को लिखते रहो। हाँ मिल गया। अरे यार मिला भी कि नहीं मिला। चलो एक सवाल कर लेते हैं। आवर्धन भी लिख लो यहीं पे जल्दी से। आवर्धन क्या होता है? एम से लिखते हैं आवर्धन। आवर्धन होता है वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ये आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ये ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। अब ध्यान रखना लंबाई या फिर ऊंचाई भी शब्द यूज होता है, ऊंचाई या लंबाई। ये प्रतिबिंब का है और ये ऊंचाई या लंबाई किसकी है? वस्तु की। इसमें थोड़ा सा मैं बात कर देता हूं। देखो जो वस्तु है ना, क्योंकि ये आवर्धन ना हो के रेखीय आवर्धन बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अपने सिलेबस में आवर्धन रेखीय आवर्धन के रूप में है, और रेखीय आवर्धन परिभाषित ही तो होता है जब वस्तु क्या होती है? मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है। अब अगर ये लंबवत रखी है तो उसको हम बोल देते हैं रेखीय आवर्धन, जो हम सिंपली आवर्धन भी बोल देंगे अपने सिलेबस में। तो अब यहाँ पे अब देखो, आप इसको ऊंचाई भी तो बोल सकते हो, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के सीधा लंबवत है, तो लंबवत दूरी लंबाई को आप ऊंचाई भी बोल सकते हो। तो आपको या तो लंबाई मिलेगा या तो ऊंचाई मिलेगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यहीं पे एक फार्मूला और होता है m बराबर माइनस का v बाई यू। ये भी आपको याद रखना है, ये माइनस चिन्ह जरूर ध्यान रखना आप, ये माइनस छोड़ना नहीं। अब ये माइनस के बाद v और u का मान आपको चिन्ह के साथ रखना है, ठीक है। अभी जब आप आगे पढ़ोगे लेंस के लिए, जब आवर्धन पढ़ोगे ना, तो वही लेंस के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा? v बाई यू, यहां से माइनस हट जाएगा। तो ये लेंस के लिए है, ये दर्पण के लिए है, तो ये माइनस छोड़ना नहीं गलती हो जाएगी। अब सवाल पे आ जाए हम लोग, है ना, इसको लिखते रहो तब तक हम सवाल पढ़ते हैं। एक सवाल तो यही मिल गया आपको, समतल दर्पण के लिए क्या बताना है आपको? आवर्धन। समतल दर्पण के लिए आवर्धन बताना है आपको। आवर्धन का फॉर्मूला मिल गया आई बाई ओ, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। समतल दर्पण का गुण आप याद करो, जितना लंबा वस्तु उतना लंबा प्रतिबिंब। तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई, अगर वस्तु की लंबाई x थी तो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बोलो जो भी, वो भी x होगी। अगर वस्तु की लंबाई 5 थी तो प्रतिबिंब भी 5। अगर वस्तु की लंबाई 10 तो प्रतिबिंब भी 10। बात समझ में आ रही है? तो सदैव कितना होगा? 1। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आवर्धन होता है ना, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। चलो थोड़ी सी बात यहां कर लेते हैं कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अब देखो, हमने आई बाई ओ देखा आवर्धन के लिए। आवर्धन के लिए आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई है ओ। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ऊंचाई जो है वो मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाएगी ना, मुख्य अक्ष के सापेक्ष। हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। तो अगर हम अवतल दर्पण के लिए बात करें आवर्धन का, तो वो नेगेटिव हो सकता है। भैया वस्तु ऊपर ले लो वास्तविक, प्रतिबिंब नीचे बन जाएगा उल्टा आभासी, सॉरी वास्तविक। तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। अब देखो यहाँ पे ऊपर अगर मान लो 20 पे रख रहे हो, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रख रहे हो, प्रतिबिंब मान लो 10 का बन रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है, तो ऊपर वाला तो प्लस ही होगा ना। कितनी भी लंबाई ले लो आप, होगा तो प्लस ही। मैं चिन्ह बता रहा हूं यहाँ पे, कितनी भी लंबाई का ले लो होगा तो प्लस ही,
क्योंकि ऊपर वाली दूरी धनात्मक हो गई। अब नीचे आप कितनी भी लंबाई का प्रतिबिंब मिल जाए, लेकिन मिलेगा तो नेगेटिव ही, क्योंकि चिन्ह परिपाटी कहती है कि ऊपर की दूरी धनात्मक माने हो तो नीचे वाली ऋणात्मक मानो। तो अब ये संख्या कुछ भी हो, संख्या को भूल जाओ आप, ये प्लस और माइनस का अनुपात तो माइनस ही आएगा ना। ये इस माइनस से लेना देना है अपने को, बात समझ में आ गई। तो अवतल दर्पण का आवर्धन क्या हो गया, माइनस। अब थोड़ा सोचो, आपको याद होगा कि अवतल दर्पण आवर्धन आभासी प्रतिबिंब भी तो बनाता है, याद करो। अभी हमने पीछे देखा, वस्तु को एफ पी के बीच रख दो तो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा। अब थोड़ा सोचो आप, ये दूरी अगर वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन गया, वस्तु की ऊंचाई को अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये भी पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई है, अच्छा यहाँ पे मान मैंने उल्टा रख दिया, ऊपर प्रतिबिंब होता है ना, ऊपर माइनस होगा, नीचे वस्तु होता है माइनस का 1/2, लेकिन अपना काम इस माइनस से लेना देना है ना। प्रतिबिंब छोटा बड़ा कुछ भी बन सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, अब देखो वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो ऊपर प्रतिबिंब रखते हैं, मान लो प्रतिबिंब बड़ा बन गया, ठीक है, और वस्तु भी ऊपर है तो वस्तु भी तो प्लस ही रखोगे, दोनों दूरियां धनात्मक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, +2, अपने को प्लस से लेना देना है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लेना, ये सारी चीजें लिख के नोट करके क्या लिखोगे आप, कि जो अवतल दर्पण है ना उसका आवर्धन ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। क्लियर है। अब ये एक से छोटा भी होगा, एक से बड़ा भी बनेगा, है ना। वस्तु अगर छोटी बन रही है तो छोटा बन जाएगा, बड़ी बन रही है तो आवर्तन एक से बड़ा हो जाएगा। इसको लिख लो। अब ये छोटा बड़ा पे एक बार मैं फिर से कमेंट कर दूंगा, टेंशन ना लो, पहले इसको लिख लो, लिख लिए। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, आप जानते हो कि उत्तल दर्पण सदैव वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वस्तु भी ऊपर प्रतिबिंब भी ऊपर, सीधा सीधा प्रतिबिंब ऊपर वस्तु भी, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मिला अपने को क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव क्या होता है, धनात्मक। क्लियर। इसको भी लिख लोगे आप, जो मैंने बोला है वो लिख लोगे, उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव धनात्मक। अभी एक से छोटा होगा एक से बड़ा होगा, इस पे मैं फिर से बोल दूंगा, एक एक चीजें कर सकते हैं, हाँ। अब समतल दर्पण पे आ जाओ, क्योंकि सवाल तो समतल दर्पण का था और बात हमने सभी की कर ली ताकि आप मिस्टेक ना करो। समतल दर्पण के लिए हमने बताया वस्तु जितनी लंबी उसका आभासी प्रतिबिंब भी उतना लंबा। अब देखो ये दूरी अगर धनात्मक लेंगे तो ये भी दूरी धनात्मक होगी, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर वस्तु 5 तो प्रतिबिंब 5, यहाँ तो आकार भी बराबर होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है, क्योंकि कितना भी 10 ले लो 20 10 मिलेगा, 20 ले लो 20 मिलेगा, x ले लो x मिलेगा, प्लस 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 का रेशियो प्लस, तो समतल दर्पण का आवर्धन सदैव प्लस होता है, ये नोट करके लिख सकते हो, लिख लो। क्लियर, लिख लिया। अब आवर्धन पे समतल दर्पण का आवर्धन तो आपको पता चल गया सदैव +1, ठीक है। अवतल दर्पण का आवर्धन आपको पता चल गया नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव पॉजिटिव होता है, पता चल गया आपको। अब आवर्धन जो है कब एक से छोटा होगा, परिमाण की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्लस माइनस तो देख लेंगे, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आवर्धन नेगेटिव हो जाएगा अपने आप, क्योंकि नीचे बनेगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आवर्धन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इन चीजों को लिख लो यार। समझ में आ गई बात, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखो हम माइनस और प्लस की बात तो अब छोड़ देंगे, माइनस प्लस आपको समझ में आ गया। अब हम आवर्धन के परिमाण की बात करेंगे कि आवर्धन का परिमाण का मतलब पता है ना आपको, अपने को अब चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ प्लस ही आ जाएगा। परिमाण माइनस होगा तो भी प्लस, प्लस होगा तो प्लस होगा, तो परिमाण या तो एक से बहुत छोटा होगा या एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा या एक से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, यहां आते हैं आवर्धन की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला पढ़ा आपने I/U।
आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, सीधी सीधी बात यही तो हो रही है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अब हमको ये बताओ, अगर ऊपर वाली संख्या, इन्हीं दो संख्याओं से समझ लेते हैं, इन दो संख्याओं को लेकर समझ लेते हैं, बाकी सारी संख्या आप समझ लेना, थोड़ा सोचना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है यहाँ पे। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, अंश बोलते हैं ना इसको, अगर अंश बड़ा है हर छोटा है, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो ये जो संख्या मिलेगी ये सदैव ग्रेटर वन मिलेगी। बोलो, एक से बड़ा मिलेगा। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो इसका मान जो 20/19 का जो मान है एक से बड़ा होगा। इतना बात समझ में आ रही है आपको? एक बार पढ़ा जाएगा 19 से कम 19 और फिर दशमलव में कुछ और आएगा, मतलब एक से तो बड़ा ही होगा। अब सोचो, अगर इसको हम पलट दें 19/20 कर दें तो एक से छोटा हो जाएगा। आप ऐसे याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो कि अगर अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, एक से छोटी हो जाएगी। अब अगर इसमें भाग ले जाओगे तो एक क्या पूरी बार एक बार जाएगा? नहीं जाएगा। ये कितना भी आए अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि एक से छोटा ही होगा। तो ये नोट करके लिख लेना अच्छे से और समझ लेना आप, है ना, पूरे सेंटेंस में लिख लेना कि ऊपर वाली संख्या, अंश बोल दो, अंश यदि हर से बड़ा होगा तो अंश और हर का अनुपात एक से बड़ा होगा, और यदि अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो अंश और हर का अनुपात एक से छोटा होगा। अब आवर्धन पे सोचो, आवर्धन पे सोचो, ये जो अनुपात ही तो है भैया, ये m क्या है, I/O ही तो है, और ये एक से छोटा बता रहा है। ये दो बार चिन्ह लग गया छोटे का, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब वस्तु क्या है, छोटा वाली स्थिति ये, आवर्धन छोटा, एक से छोटा, एक से छोटा, एक से छोटा कब मिलेगा, जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो। नीचे वाली संख्या क्या है, वस्तु, वस्तु। तो जब वस्तु की लंबाई जो है प्रतिबिंब की लंबाई से बड़ी होगी, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, वस्तु बड़ा होगा और प्रतिबिंब जो है बड़ा होगा, और प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा क्योंकि ये दो बार छोटा हो गया, दो बार छोटा लगने का मतलब बहुत छोटा होगा। देखो एक से छोटा है ना, एक से छोटा होने का मतलब यहां से समझो, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी। ऊपर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई छोटी, नीचे क्या है, ओ वस्तु की लंबाई बड़ी, लेकिन दो बार लग गया बहुत छोटी, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। ध्यान करो, आप बता भी सकते हो ये अनंत वाली स्थिति है ना, बहुत छोटा प्रतिबिंब अनंत में बनता है। तो आप इन सारी चीजों को रिलेट भी कर सकते हो कि अनंत वाली स्थिति के लिए आवर्धन का जो परिमाण है लेस वन होगा, बहुत छोटा होगा। क्लियर? इस पे बात करें, इस पे देखो छोटा तो है, अब छोटा है, बहुत छोटा नहीं, दो बार लग गया बहुत छोटा, एक बार लग गया छोटा, तो वस्तु तो अभी भी बड़ी है, वस्तु बड़ा है, और प्रतिबिंब क्या है इस बार, छोटा। ये सारी चीजें लिखते चलना। प्रतिबिंब छोटा, याद करो ये कौन सी स्थिति, अब प्रतिबिंब छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। अब वस्तु आप कहां रख दिए, सी और अनंत के बीच। अब आवर्धन ले लिया आप एक, आवर्धन एक मतलब ये दोनों बराबर होगा तभी तो आवर्धन एक आएगा। हमें यहाँ पे चिन्ह नहीं देखना, ध्यान रखना ये परिमाण लगा है। तो अब यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखोगे, सी पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पे, वस्तु और प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर। आप इन स्थितियों के लिए आप चलो, अभी ये अवतल है, उत्तल के लिए भी कर देंगे। अब बड़ा हो गया, आवर्धन का परिमाण बड़ा हो गया, बड़ा होने का मतलब क्या है, अब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, ऊपर वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या कौन है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई। अब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, ये है बहुत बड़ा, दो बार लग गया मतलब बहुत बड़ा, ये है बड़ा, तो ये बड़ा वाला केस है, ठीक है। यहां पर वस्तु छोटा है और जो प्रतिबिंब है बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा यहां पे है, जहां वस्तु छोटा प्रतिबिंब बहुत बड़ा। ध्यान करो ये वाला केस आपको कहां मिलेगा, वस्तु छोटा, ये वाला पहले देख लो, वस्तु छोटा प्रतिबिंब बड़ा, तो ये आभासी वाली स्थिति भी है जब वस्तु को आप P और F के बीच रखते हो, और वो वाली स्थिति भी है जब C और F के बीच रखते हो।
ये वाली स्थिति कहाँ है, जब वस्तु को आप एफ रख देते हो तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाता है। क्लियर, कर लो, पॉज करके इसको लिख लो, लिख लिया। अब उत्तल दर्पण के लिए सोचो थोड़ा आप, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं बनता, छोटा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण के लिए प्रत्येक स्थिति के लिए यही आवर्धन होगा। बात समझ में आई? ये अवतल दर्पण के लिए आवर्धन की इतनी स्थितियां थी। समतल दर्पण के लिए आवर्धन की सिर्फ एक स्थिति आपने पढ़ लिया, m = +1। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन की ये एक ही स्थिति मिलेगी। हमने बताया उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका परिमाण क्या होगा, एक से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। लिख लो। तो आवर्धन की फाइनली हमने बात कर दी, पूरी बातें कर दी, डिटेल में ये लिखना जरूर। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन कर लेते हैं यार, है ना। सारी चीजें हमने डिटेल में बता दी, क्वेश्चंस आप ऐसे उड़ा देना, एक दो क्वेश्चन फिर भी हम कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, है ना, ताकि आपको भी लगे कि कुछ कराया तो है, ताकि ये जितनी भी चीजें हमने बताई हैं उसका एक बार आपको एप्लीकेशन भी तो दिखा दें हम। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक ही करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। सवाल करने का तरीका मैंने आपको बताया, सवाल पढ़ते जाओ और चीजों को लिखते जाओ। कह रहा है भैया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लिखा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण माइनस लगाया, क्यों लगाया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है इसलिए माइनस लगाया। अगर सवाल में कह रहा होता उत्तल दर्पण तो प्लस लगाते। आगे बढ़ो, कह रहा है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। इन सभी पदों को मैंने इसीलिए लिखा, बार बार बताया, ताकि आप न्यूमेरिकल करो तो इन शब्दों को पकड़ो। दर्पण के सामने मतलब वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु मतलब u का मान नेगेटिव। कोई सा दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, अपने को अब सिर्फ वो दर्पण के सामने वस्तु बोलेगा या सीधा सीधा वास्तविक बोल देगा। तो u का वैल्यू क्या ले लेना है, माइनस, अरे कितने पे रखा था क्या यार, इसका पासवर्ड हटाना पड़ेगा। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दर्पण के सामने है, वास्तविक है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की, ओ दिया है आपको, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, ये भी दिया है। 2 सेंटीमीटर प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखोगे, हमेशा मतलब हमेशा, कोई सा दर्पण होगा मतलब ओ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। क्लियर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति, तीनों चीजें बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार। आ जाओ, मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, इसको करवा दिया, सेम वे में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने इस क्वेश्चन को ले लिया ताकि यहाँ पे आवर्धन का भी यूज कर दें, आपको दिखा दें। अब सवाल आप पढ़ लिए, उन चीजों को आपने लिख लिया जो चीजें आपको सवाल में दी गई हैं। अब क्या करोगे, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है अब उन फॉर्मूलों को ढूंढना जिन फॉर्मूलों में ये पद जो हैं, ये टर्म यूज हुए हैं। आपको दिख रहा होगा u और f, तो आपका एक चिर परिचित फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। अब यहां पे u और f पता है, u और f पता है, तो आप क्या निकाल लोगे, v निकाल लोगे। अब कहोगे सर ये ओ काहे दिया है, तो भैया स्थिति तो निकाल लोगे आप। स्थिति मतलब क्या, कितनी दूर पर है, प्रकृति मतलब क्या, चीजों को लिख लेना अगर नहीं पता होगा तो। स्थिति मतलब क्या, दर्पण से कितनी दूर पर है, मतलब परिमाण, v का परिमाण। प्रकृति मतलब आभासी है, वास्तविक है,
मतलब v का चिन्ह से ही तो हम बताएंगे कि आभासी है कि वास्तविक है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे सीधा है, उल्टा है, वस्तु की ओर है, वस्तु की विपरीत ओर है, पर्दे पर प्राप्त होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, प्रकृति में आएगा। कैसे आएगा? v के चिन्ह से आएगा। आकार, आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार कितने गुना है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, वस्तु का आकार कितना है। जैसे प्रतिबिंब का आकार, जैसे वस्तु का आकार 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ प्रतिबिंब का आकार कितना है? 2 4 5 8 10। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आवर्धन वाला फॉर्मूला लगेगा। I/O से m निकालेंगे, I आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आ जाए। एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, m बराबर माइनस का v/u, दोनों को बराबर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले आ जाओ, पहले निकालते हैं v। मैंने क्या कहा? जो चीजें आपको ना पता हो या जो चीजें पता करनी हो, निकालनी हो, उनको आप ज्यों का त्यों 1/v ज्यों का त्यों रख दिया। ये प्लस, ये तो फॉर्मूले वाला है, ये हमेशा लगाना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ये 1 लिख दो बटा में u का मान चिन्ह सहित रखना है -30, f का मान चिन्ह के साथ -15। ठीक, पक्षांतरण करके सॉल्व कर लो, लासा लो, एलसीएम देख लेना कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। 15 दूना 30, 2 कि जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। ये 1/v का वैल्यू मिला अपने को। तो अभी इसको यदि हम पलट दें तो v का वैल्यू कितना मिल गया? -30। आप पलटना नहीं समझते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिर्यक गुणा करो, तो v का वैल्यू कितना मिलेगा? -30। माइनस चिन्ह क्या बताता है? याद करो, v माइनस आता है तो क्या हमने बताया था? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब दर्पण के सामने। तो अब देखो, स्थिति आप बता दिए, अब लिखोगे इन चीजों को, क्या लिखोगे? यहां पे लिख दूं, चलो पहले हम आवर्धन से आई भी निकाल ले, फिर सारी चीजें एक साथ लिखेंगे। क्लियर? अब m के आप 2 फॉर्मूले जानते हो, एक तो जानते हो m का फॉर्मूला I/O, एक जानते हो माइनस का v/u। मैं थोड़ा देख लूं, और मैं बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, बढ़िया है। आ जाए, I निकालना है आप। मैंने क्या कहा? जो नहीं निकालना है, जो नहीं पता है, उसको ज्यों का त्यों रखो। ओ क्या? ओ पता है आपको, प्लस का 2 रखना है चिन्ह सहित। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, v का वैल्यू निकाला आपने -30। ध्यान रखना, फॉर्मूले वाले माइनस से इसको मिस मत करना, मिस मतलब मिक्स मत करना, है ना। u का वैल्यू कितना है? -30, चिन्ह के साथ रखना है अभी ये जी, इस u का मान चिन्ह के साथ, ये माइनस फॉर्मूले वाला। तो यहां से आपने क्या मिला? ये -30 से 30 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 2 मिलेगा। ये प्लस क्या बताता है? I प्लस मतलब आभासी। ये वाला क्या बताता है? कहीं मिस्टेक की हमने, क्योंकि यहां जो v का वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, और ये जो अपना प्लस आ रहा है I, ये बता रहा है कि आभासी प्रतिबिंब है। हम एक बार मान देख लेते हैं, v का मान -30 एकदम सही है। ठीक है, ठीक, हम गलत नहीं है, सवाल की मिसप्रिंटिंग गलत हो सकती है, हम गलत नहीं। आ जाओ इधर पे, एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने v का वैल्यू -30 निकाला, ये एकदम सही निकाला है ना। अब देखो, m का फॉर्मूला होता है I/O, m बराबर I/O। दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, ये भी फॉर्मूला एकदम सही है, मान रखो। I का वैल्यू निकालना है, O का वैल्यू क्या है? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मतलब +2 बराबर माइनस v का वैल्यू हमने -30 निकाला, और वस्तु की दूरी है -30। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस। अरे यार ये माइनस था ना, देखो हो गई रही थी ना गलती। देखो मैं क्या सोच रहा था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप भी वो गलती ना करो जो गलती अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोचा +2 आ रहा है, वास्तव में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की, ये माइनस हो तो -2 आएगा, -2 आएगा।
अगर आप सोचो कि आप सॉल्व कर रहे होते और आप ये +2 ही लिखते, आप अपनी गलती ना पकड़ पाते। अब आप सोचो, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। ये माइनस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। पीछे पड़े। ये प्लस क्या बताता है, याद करो, ऊपर ही है प्लस, ऊपर वाली दूरी, और ऊपर क्या बनता है, वास्तविक नहीं, आभासी। अब यहां पे विरोधाभास हो गया ना, इसके आधार पे प्रतिबिंब की स्थिति आभासी आ रही है, इसके आधार पे वास्तविक आ रही है। तो या तो सवाल गलत था या हम कहीं गलती की हैं। दो चीजें समझ में आई आपको। अगर आप इन चीजों से आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो सही करने की। अभी जैसे यहाँ पे आप +2 लिख देते, है ना, तो आप सोचते ये +2 आया मतलब प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा, ये माइनस आया मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा। ये कैसे होगा, ये तो गलत हो गया ना। अभी एक ही सवाल में, एक ही स्थिति में, वस्तु की एक ही स्थिति में दो प्रतिबिंब तो बनेंगे नहीं, है ना। अवतल दर्पण के लिए एक ही स्थिति में वस्तु के दो प्रतिबिंब तो बनेंगे नहीं, मतलब अपने कहीं गलती कर दी है। तो यहाँ पे हमने गलती की थी, यहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है वास्तविक होगा, क्यों, क्योंकि नीचे बन रहा है ना, ये माइनस आ गया मतलब मुख्य अक्ष के नीचे, ये भी। तो बात समझ में आ गई। इन चिन्हों का प्रयोग करके आप अपने आप को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं, अब लिखोगे क्या आप, स्थिति और प्रकृति और आकार के बारे में। तो आप क्या लिखोगे, वस्तु का प्रतिबिंब, माइनस है मतलब वास्तविक है, मतलब दर्पण के सामने, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के सामने स्थित है, जो वस्तु की ही ओर है। इनमें से कोई एक लिख दो, दर्पण के सामने लिख दो या वस्तु की ही ओर लिख दो। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। प्रकृति बता दिए, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। स्थिति बता दिए या, जो कि सेंटीमीटर में था, 30 सेंटीमीटर में आएगा। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनता है, वास्तविक है, वस्तु की ही ओर है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। ये स्थिति प्रकृति के बारे में कमेंट कर दिया। अब आकार के बारे में, आकार कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तथा इसका आकार कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। ऐसे भी बोल सकते हो वस्तु का आकार और इसका आकार सेम ही तो था, तो आप ये बोल सकते हो कि ये वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब आप लोगों को एक तरीका और याद आ गया होगा कि सर इसको तो हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कर सकते थे, क्योंकि याद करो, पहले ये समझ में आ गया, ये जितना मैंने बोला आपको समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका मैं बताऊंगा जिसमें आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि बोर्ड का पेपर है तो वहां तो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा तरीका समझ लो, उसको आप लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हो। पहले ये तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका देखो। आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि F और U ये तो दुगुना का मैटर है ना, ये 15 दूना 30 ही तो है। तो अगर ये फोकस दूरी है मतलब वस्तु, अभी ये फोकस हो गया, और उसका दूना मतलब ये वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर ही तो रखी है। एक सवाल कराया भी था मैंने आपको, ये C पर रखी है वस्तु। चूंकि ये F था, ये फोकस दूरी 15 है, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये वस्तु की दूरी 30 है, मतलब क्या है कि वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर ही रखी है। अब अगर आपको ये याद तो होगा ही कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बराबर आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो अब देखो यहाँ से सारी चीजें ये लिख सकते हो आप जो मैंने बोला है बिना सॉल्व किए। अगर आप ये पकड़ लिए कि ये इसका दुगुना है मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा लिखोगे। क्या लिखोगे, क्योंकि u इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू आर, ये आर के ही बराबर तो है, वक्रता त्रिज्या के बराबर, इसलिए ये सारी चीजें लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, और हम ये जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के आकार का बनता है,
इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर अर्थात 2 सेंटीमीटर का ही होगा। बात समझ में आई? तो इस सवाल को आप बिना सवाल किए भी इस मेथड से भी बोल सकते हो। क्लियर है? कर लो कॉपी।